Hello, myself Karamveer Singh, Senior Lecturer Mechanical from Government Polytechnic College, अलवर। आज के इस ई लेक्चर में अपना ME 308 मशीन डिज़ाइन की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक एंडोरेंस लिमिट, एंडोरेंस स्ट्रेंथ और फटीग के बारे में पढ़ेंगे। क्या है फटीग? When a material is subjected to repeated stresses, it fails at stresses below the yield point stress. Such type of failure is known as fatigue. यानी जब भी किसी पदार्थ के ऊपर अपना पुनरावर्ती प्रतिबल्स लगाते हैं तो वह पराभव बिंदु से पहले ही फेल हो जाता है, यानी टूट जाता है। इस तरह के फेल होने को ही अपना फटीग या थकान कहते हैं। आपने उदाहरण के लिए देखा होगा, कई बार जब किसी वायर को अपना बार बार इसको ऊपर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस देते हैं तो वह बहुत जल्दी से टूट जाता है। इस तरह का टूटना यही फटीग है। एंडोरेंस लिमिट, सहन सीमा। क्या है एंडोरेंस लिमिट? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंप्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस which a polished standard specimen can withstand without failure for infinite number of cycles। यानी यह किसी भी स्टैंडर्ड पोलिस्ड स्पेसमैन के ऊपर लगने वाला अधिकतम पुनरावर्तित बंकन प्रतिबल है जो वह अनंत काल तक बिना टूटे हुए सहन कर सकता है। इसी को अपना सहन सीमा कहते हैं। इसके अंदर बहुत सी लिमिटेशंस हैं। इस परिभाषा के अंदर क्या है कि जो स्पेसमैन होना चाहिए वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी सरफेस जो है वो पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए, मिरर पॉलिश्ड। उसके ऊपर लगने वाला प्रतिबल जो है वो रिवर्स बेंडिंग यानी पुनरावर्तित बंकन प्रतिबल होना चाहिए, और तब वह जो अनंत काल तक जिस बंकन प्रतिबल को सहन कर सकता है उसे अपना सहन सामर्थ्य कहते हैं। एंडोरेंस स्ट्रेंथ, एंडोरेंस लिमिट और स्ट्रेंथ में यह है कि जो एंडोरेंस लिमिट में कंडीशंस थी उसे अपने एंडोरेंस स्ट्रेंथ में हटा देते हैं। क्या है एंडोरेंस स्ट्रेंथ? सहन सामर्थ्य इसको बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द सेफ मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बी अप्लाइड टू द मशीन पार्ट वर्किंग अंडर एक्चुअल कंडीशंस। यानी यह किसी मशीनी अवयव के ऊपर लगने वाला वह अधिकतम प्रतिबल है जो कि वह सहन कर सकता है जबकि वह वास्तविक दशाओं में कार्य कर रहा है। यानी कि इसके अंदर अपनों ना कोई ये लोड का प्रतिबंध रखा है, ना कोई साइज या उसका प्रतिबंध रखा है, और ना ही कोई सरफेस फिनिश का प्रतिबंध रखा है। तो उस समय जो प्रतिबल्स लगते हैं वो प्रतिबल के अधीन जो स्ट्रेंथ आती है वो एंडोरेंस स्ट्रेंथ या सहन सामर्थ्य कहलाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ लोड, सरफेस फिनिश एंड साइज ऑन एंडोरेंस लिमिट। सबसे पहले अपना पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ लोड। अपना जो डेफिनेशन में पढ़ा था एंडोरेंस लिमिट की वो ये था कि उस पर लगने वाला जो प्रतिबल है वो रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस है। यदि उसके अलावा कोई प्रतिबल लगेगा तो किस तरह से उस पर एंडोरेंस लिमिट पर प्रभाव पड़ेगा। अगर उसको अपना लोड करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, यदि रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस है तो उसके लिए जो लोड करेक्शन फैक्टर लिया जाता है वो 1 लिया जाता है, क्योंकि परिभाषा में भी यही है कि उसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस है। लेकिन यदि अपना ये मानते हैं कि उस पर लगने वाला जो बल है वो अक्षीय भार है तो उस कंडीशन में उस लोड करेक्शन फैक्टर जो है उसका मान 0.8 या 0.78 लिया जाता है। ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि पहली बात तो यह है कि अक्षीय भार जो है वो ये निश्चित नहीं है कि वो अक्षीय ही लग पाएगा, जिसके कारण से उस पर आने वाला जो है प्रतिबल वो अक्षीय के साथ साथ बंकन प्रतिबल भी हो सकता है। इसलिए एंडोरेंस लिमिट का मान कम हो जाता है और उसके लिए करेक्शन फैक्टर लिया जाता है 0.8। यदि उसके ऊपर टॉर्सनल लोड आ रहा है तो उस केस में अपना जो लोड करेक्शन फैक्टर लेते हैं वो लेते हैं कि अगर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस लोड है तो वैल्यू में टेकन एज 0.55 फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड 0.8 फॉर ब्रिटल मटेरियल। यानी अगर तनन पदार्थ है
तो उसके लिए 0.55 लिया जाता है, और यदि भंगुर पदार्थ है तो उसके लिए 0.8 लिया जाता है। दोनों ही केसों में आप देख रहे हैं कि सहन सीमा का मान कम हो जाता है, यानी ये वह फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर एंडूरेंस लिमिट प्राप्त होती है, यानी कि उसका जो मान है वो प्राप्त होता है, परंतु वह बंकन प्रतिबल से हमेशा कम होता है। ये भार का प्रभाव है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ सरफेस फिनिश ऑन एंडूरेंस लिमिट। इसके लिए क्या है कि सरफेस फिनिश जैसे अगर मान लीजिए मिरर पॉलिश्ड है तो उसमें क्या है कि अवगुण जो होंगे वो कम होंगे, लेकिन यदि उस सरफेस फिनिश उसके अलावा कोई भी ली जाती है तो उसमें क्योंकि डिफेक्ट्स होते हैं इसलिए उसके अंदर जो एंडूरेंस लिमिट का मान है कम हो जाता है। इस मान को कैसे लिया जाता है, इसके लिए एक चार्ट यूज में लिया जाता है जिसमें आप देख रहे हैं वाई एक्सेस पर सरफेस फिनिश फैक्टर है और एक्स एक्सेस पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है उस पदार्थ की जो आपने काम में लिया है। और इसमें वो कैसा है, कैसी सरफेस फिनिश है, उसके ऊपर मिरर पॉलिश्ड है, मशीन्ड है, शार्प सर्कुलर नोच है, विद मिल स्केल है, अंडर ऑर्डिनरी वाटर है, अंडर साल्ट वाटर, ये ऐसे अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं। तो जिस कंडीशन का वो मशीन है उस कंडीशन के लिए फिर अपना इस एंडूरेंस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की सहायता से सरफेस फिनिश फैक्टर उस ग्राफ पर चयन उसका कर सकते हैं, और उसमें हर केस में ये मान जो है मिरर पॉलिश्ड की अपेक्षा हमेशा कम ही आएगा। यानी कि सरफेस फिनिश अगर मिरर पॉलिश्ड है तो उसके लिए उस जो करेक्शन फैक्टर उसका मान 1 लिया जाता है, अगर उससे अतिरिक्त कुछ भी सरफेस है तो उसके लिए सरफेस फिनिश फैक्टर का मान हमेशा कम होता है, जो कि अपना एक ग्राफ की सहायता से जैसा चित्र में दिखाया गया है चयन कर सकते हैं। थर्ड है इफेक्ट ऑफ साइज ऑन एंडूरेंस लिमिट। साइज का आकार का क्या प्रभाव पड़ता है? आकार का ये है कि आप जानते हैं जैसे जैसे मशीनियों का आकार बढ़ेगा उसके अंदर आने वाले डिफेक्ट्स जो है उनका मान बढ़ जाता है, इसलिए आकार बढ़ने के साथ भी जो करेक्शन फैक्टर है उसका मान कम होगा, यानी कि एंडूरेंस लिमिट का मान जो है वो कम हो जाएगा। इसके लिए KSZ के साइज फैक्टर काम में लिया जाता है। यदि क्योंकि जो स्टैंडर्ड पॉलिश्ड मशीन है उसका जो डायमीटर है वो 7.657 mm होता है, तो यदि डायमीटर 7.657 mm या उस और 50 mm के बीच है तो उसके लिए जो वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है 0.85। यदि 50 mm से ज़्यादा है तो उसके लिए साइज फैक्टर जो है वो लिया जाता है 0.75, यानी कि एंडूरेंस लिमिट का मान कम हो जाएगा। लेकिन यदि डायमीटर 7.657 mm है तो उसके लिए साइज करेक्शन फैक्टर जो है उसका मान यूनिटी इकाई लिया जाता है, यानी उस समय फिर उस पर साइज का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड मशीन एवो का डायमीटर जो है वो 7.657 mm है। इस तरह इन तीनों जो करेक्शन फैक्टर है इनको जब अपना एंडूरेंस लिमिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आने वाली चीज़ जो है वो कहलाती है एंडूरेंस स्ट्रेंथ। धन्यवाद।